जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अमरजीत शर्मा। आज का विशेष टॉपिक हम लोग लेके चले हैं 1857 की क्रांति। हमने पिछली क्लास के वीडियो में समझा था भारत के वायसराय से संबंधित टॉपिक को। तो मुझे लगता है कि भारत के वायसराय से संबंधित आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। उसी क्रम में देखेंगे कि जब भारत का गवर्नर जनरल था और भारत के गवर्नर जनरल के बाद आखिर वो कौन सा ऐसी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से गवर्नर जनरल का पद हटाकर भारत के वायसराय जो है कहा जाने लगा। तो इसके संदर्भ में मैंने आपको छोटी सी टिप्पणी उसमें बताया था कि 1857 में एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति की वजह से जो है हम क्या करेंगे, वहाँ पर ब्रिटिश सत्ता के हाथों में जो है भारत की सत्ता चली जाती है और उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक प्रतिनिधि जो है वायसराय के रूप में भारत में कार्य कर रहे थे। अब उसी समय उसी टिप्पणी को आज जरा सा विस्तार पूर्वक समझेंगे कि 1857 की क्रांति आखिर किस लिए हुई थी। तो क्रांति शब्द जब आए तो देखिए, सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा कि ये क्रांति क्या होता है। क्रांति अलग चीज़ होता है, आंदोलन अलग चीज़ होता है। आंदोलन अलग हो गया, धारणा जिसमें होता है जो हिंसक नहीं हो वह क्या हो, आंदोलन होगा। जिसमें हिंसा नहीं हो, अहिंसा का पालन किए। कहीं हम धरना दे दिए, कहीं हम उपवास कर रहे हैं, यानी किसी को कोई भी कार्य करवाने के लिए हम हिंसा का प्रयोग न करके धरना दे दिए, उपवास कर रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो वह क्या हो सकता है, आंदोलन हो सकता है। लेकिन यदि यही आंदोलन एक हिंसक रूप में हो जाए, वहाँ पर जो है गोलीबारी बम बारूद चलने लगे, तो हम उसी आंदोलन को क्या कहेंगे कि यह एक क्रांति का रूप ले लिया है। यानी वहाँ पर विद्रोह जो है वह एकदम हिंसक हो गया, एक दूसरे को मारने और मरने के प्रति जो है लोग ये हो गए हैं। उसके लिए उसको उस शब्द को क्या कहेंगे, क्रांति कहेंगे। तो जो 1857 में सेना, भारतीय सेना और अंग्रेजों के बीच में जो विद्रोह हुआ था, वह विद्रोह ना होकर वह क्या शब्द कहा जाने लगा, क्रांति कहा जाने लगा। क्योंकि इस विद्रोह में देखिएगा कि यह विद्रोह एक कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा था और वह विद्रोह अहिंसात्मक न होकर हिंसात्मक हुआ था। इसलिए इसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट आपको समझ में रखना होगा। अब इस समय जो प्रमुख बिंदु होगा उसको हम लोग समझेंगे कि 1857 की क्रांति के समय में कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले कि जिस वक्त भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पाल्मस्टन। याद रखना है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मस्टन। पाल्मस्टन जो है उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे जब 1857 की क्रांति हुई थी भारत में। इसके बाद देखिएगा उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। यह हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि उस समय लॉर्ड कैनिंग रहा करता था। उस समय मुगल बादशाह कौन था, चूंकि भारत में इससे पहले बादशाह का शासन था जो दिल्ली क्षेत्र में था। तो दिल्ली क्षेत्र में मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो बहादुर शाह द्वितीय ये प्रमुख बिंदु है जहां से क्वेश्चन बनता है कि 57 की क्रांति के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मस्टन। अब इसके बाद विद्रोह दबाने के लिए जो नियुक्त सेनापति थे, जो अंग्रेजों के तरफ से जिस सेनापति को नियुक्त किया गया था कि भारत के क्षेत्रों में हो रहे विद्रोह को, चूंकि यहाँ पर विद्रोह शब्द दिया गया, अब यहाँ पर जितना विद्रोह हो रहा है उसको दबाने के लिए कैंपवेल को नियुक्त किया गया। हालांकि अब यह विद्रोह हिंसात्मक हो गया, क्रांति का रूप ले लिया। इसलिए आप देखेंगे कि कई क्षेत्रों में अलग अलग अंग्रेज अधिकारी आएंगे और उसके बाद उस विद्रोह को दबाने का प्रयास करेंगे। कई जगह विद्रोह दब भी जाते हैं और यह जो है विद्रोह असफल होता है, वो भी कारण बताते क्यों हुआ। इसके बाद देखेंगे कि इसमें विद्रोह का भारतीयों का एक प्रतीक चिन्ह था, वह था रोटी और कमल का फूल। यानी जितने भारत में देखिएगा कि जो इस विद्रोह को प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो एक हाथ में रोटी और एक हाथ में कमल का फूल लेकर और प्रचार कर रहे थे। प्रत्येक भारतीयों को इस क्रांति के तरफ मोड़ने का काम कर रहे थे इसी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से।
से। जैसे आपने देखा होगा एक फिल्म होगा क्रांति मूवी, तो क्रांति फिल्म में जहाँ कोई घटना घटित होता है वहाँ क्रांति का एक तिरंगा लहरा देता है, तो वह तिरंगा पर एक प्रतीक चिन्ह बना होता है। वही प्रतीक चिन्ह जो होगा रोटी और कमल का फूल इस वक्त प्रतीक चिन्ह था क्रांति के समय में। जहाँ कहीं विद्रोह होता था, जहाँ हिंसा हुआ और अंग्रेजों को हराया गया, वहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह, वहाँ एक साम्राज्य स्थापित किया गया, वहाँ एक प्रतीक चिन्ह ला लिया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति के समय में विद्रोहियों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल का फूल, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति कैसे हुई, यानी उसका स्वरूप क्या था और 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था और इसका आरंभ कहाँ से हुआ। इसी तरीके से यह किस किस क्षेत्रों में विस्तृत हुआ और यह असफल हुआ तो असफलता के कारण क्या रहे, और अंतिम समय में 1857 की क्रांति जब असफल हो गया तो उसका परिणाम क्या निकला। इन्हीं टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, समझना है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए 1857 की क्रांति का जो स्वरूप रहा, बहुत इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। कुछ इतिहासकार कहेंगे कि यह एक सैनिक विद्रोह था, कुछ इतिहास कहेंगे कि यह एक भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक विद्रोह था, या कुछ इतिहासकार कहेंगे कि यह सिर्फ जो है अंग्रेज और भारत की सत्ता, भारत के बीच जो है एक छोटा मोटा झड़प था। तो कुछ झड़प कहेंगे, तो कुछ इसको सैनिक विद्रोह कहेंगे, तो कुछ इसको समझिएगा कि अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत होगा। तो इससे संबंधित हम लोग अगले स्लाइड में समझेंगे कि स्वरूप किस इतिहासकारों का क्या मान्यता है। इसमें एक मत किसी का नहीं है, इसलिए यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण अनेकों थे। आपने देखा होगा कि किसी भी इतिहास में जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के समय में आप देखिएगा कि कुछ न कुछ वहाँ पर चेंजिंग समझ में आएगा। जैसे भारत में राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे थे। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो राजनीतिक जीवनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। इसी तरीके से आर्थिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में सैनिक का जो है बदलाव करना और कुछ प्रमुख तत्कालीन कारण होने की वजह से ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई। अब इसमें देखेंगे कि वह राजनीतिक कौन से ऐसे कारण बने जिसके वजह से 1857 की क्रांति हुई। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले वेलेस्ली का एक सहायक संधि अधिनियम आता है। यह भारत में जहां छोटे छोटे राजा थे, उस छोटे छोटे राजाओं के पास एक सहायक संधि प्रस्ताव को लेके गए और वहां से उस राजा को अपने में अंग्रेजी हस्तक्षेप में मिलाने का प्रयास किए, जिसकी वजह यह कहा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर रहे थे, जिससे कुछ भारतीय जो है इससे रुष्ट थे और 1857 की क्रांति बनने का एक स्वाभाविक कारण था। दूसरा कि हड़प नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कहते हैं, डलहौजी के द्वारा देखिएगा कि सतारा, उदयपुर, संभलपुर, जैतपुर, इन सभी क्षेत्रों को जो है जहां उसके वंश नहीं होते थे जिस राजा का, उस राजा के क्षेत्रों को अंग्रेजी सत्ता में, अंग्रेजी हुकूमत में मिलाया जा रहा था। और कुछ तो ऐसे थे जिसको जबरदस्ती कुशासन का आरोप लगाकर, आरोप एक मढ़कर, जैसे अवध का जो है, अवध क्षेत्रों को कुशासन का आरोप लगाकर और उसको अंग्रेजी क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया डलहौजी के द्वारा। इसके वजह से भी जो अवध के जितने लोग थे या अवध में जो जितनी सेना थी, उस सेना क्या किए, ये धीरे धीरे अपने दिमाग में हिंट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अंग्रेज हमारे खिलाफ है। ये इसके खिलाफ जब भी कोई आंदोलन होगा तो एक पूरा भीड़ चल देगा अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए। तो यही हुआ हड़प नीति और सहायक संधि। कुछ राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप करने की वजह से भी 1857 की क्रांति माना जा सकता है। इसी तरीके से कुछ आर्थिक क्षेत्रों में चेंजिंग हुआ, जैसे भारतीयों के ऊपर कर वृद्धि किया गया, यानी करारोपण, यानी कर का लागू करना, ज़्यादा टैक्स वसूलना, राजस्व वसूलना, शोषण करना, किसानों को जबरदस्ती मारना पीटना और उसे कर वसूल करके लेके जाना। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रांति हो सकती है। इसी तरीके से उद्योग में परिवर्तन, कृषि उद्योग में परिवर्तन लाना, अकाल के समय
समय में भी जब अकाल है तब भी वहाँ पर किसानों से जो है शोषण करके कर लिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए भी पहले से ही धीरे धीरे प्रताड़ित थे। जो एक वक्त आता है जब पूरा एक बिगुल बजता है और उस बिगुल बजने में सारे लोग जो है इस क्रांति में शामिल हो जाते हैं। इसी में देखिएगा कुछ धार्मिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ। एक ऐसा समय आया कि 1813 के एक चार्टर के द्वारा 1813 में एक एक्ट आया, उस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश मिल जाता है कि आप भारत में ईसाई का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हद तो तब हो गई कि जब ईसाइयों ने कह दिया कि मेरा सिर्फ मकसद भारतीयों को ईसाई बनाना। ये उस वक्त सभी भारत के जितने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग थे, जब यह बात सुने कि हम सबको ईसाई बनाने का प्रयास अंग्रेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी दिमाग में एक हिंट कर गया कि जब भी क्रांति की बिगुल बजेगी तो हम भी उस क्रांति में शामिल रहेंगे। इसी तरीके से इसमें रूढ़िवादी लोग जो है इसको पसंद नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से जो है एक क्रांति का रूप ले लेता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि सैनिक में बदलाव किए गए अंग्रेजों के द्वारा। सैनिक में क्या बदलाव किए गए, तो 5:1 में सेना रखी गई। 5:1 में सेना अर्थात यानी भारत की सेना 5 रहेगी और अंग्रेजी सेना 1 रहेगी। और वेतन में भी संगतियां थी, यानी 5 सेना के ऊपर 1 सेना रखा जाता था और वह जो सेना होता था वह वरिष्ठ सेना माना जाता था। अंग्रेजों को ज़्यादा मुनाफा मिलता था, ज़्यादा वेतन मिलता था, ज़्यादा उसके पास फीचर्स और स्पेशलिस्ट मिलते थे। तो 5:1 में सेना रहती थी, जिसके वजह से भी जो है क्रांति का एक प्रमुख कारण माना जाता है। 1854 में देखिएगा कि एक डाकघर अधिनियम आया। अब इस अधिनियम के द्वारा यानी जो सैनिक अपने घर से कहीं दूर सेवा दे रहे थे, वहाँ से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अपनी चिट्ठी को अपने घर में पहुंचा देते थे। लेकिन 1854 में डाकघर अधिनियम आने से अब यह चिट्ठी जो है मुफ्त में नहीं पहुंचाया जाता था, बल्कि उस पर टैक्स लग गया, उसके ऊपर रुपया लग गया, जिसके वजह से भी जो है सैनिक रुष्ट हुए थे कि हम 5 है, 1 है और उसको ज़्यादा वेतन मिल रहा है, हम लोगों को कम वेतन मिल रहा है, हम लोगों को कम सुविधा है। इसलिए भी सैनिक जो है इस क्रांति के प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसी तरीके से अवध का विलय किया गया, चूंकि अवध उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था और उस बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में सेना थी। उस सारी सेना को अंग्रेजी सेना में शामिल कर लिया गया। अब समझ लीजिए कि अंग्रेजी सेना में शामिल करने के बाद अवध के ऊपर से टैक्स वसूला जा रहा है। जिस घर का लड़का अंग्रेजी सेना में सेना के रूप में कार्य कर रहा है, उस घर में शोषण हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो अब समझिए कि उस अवध की सेना क्या सोचेगी कि जब ऐसा मौका आएगा हम अंग्रेजों को परास्त करेंगे। अंग्रेजों को परास्त करने के लिए फिर इनके दिमाग में एक हिंट आया। यही कारण जो है यह 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण है। जिस वक्त एक छोटी सी घटना घटित होती है, हालांकि यहाँ पर देखिएगा कि दिसंबर 1856 में अंग्रेजी सेना ने एक चेंजिंग लाया, यानी एक राइफल परिवर्तन किया। राइफल में एक नया राइफल लेकर आया, नाम है एनफील्ड राइफल। प्रश्न आता है कि 1857 का तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण यही था कि तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। और वह एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे, जो गोली होता था, उस कारतूस के ऊपर एक चर्बी युक्त यानी एक चर्बी युक्त उसके ऊपर जो है परत चढ़ाया जाता था, जिस कारतूस को प्रयोग करने के लिए दांत से उस चर्बी को निकालना पड़ता था और दांत से निकालकर तब जाके कारतूस बंदूक में भर के और तब मारना होता था। अब यह दांत से निकाला, उस चर्बी में एक र्यूमर फैला कि उस चर्बी में गाय और सूअर की चर्बी यानी लगाया गया है, जिससे अगर भारतीय दांत से छुएंगे तो जो हिंदू होंगे वो गाय को समझेंगे कि हम गाय को खा लिए और मुस्लिम होंगे वह सूअर खा लिए। अब दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे ईसाई धर्म में आएंगे। ये एक मेंटलिटी अंग्रेजों ने लागू किया था कि हमें ईसाइयत बनाना है, इसलिए यह चर्बी युक्त यानी चर्बी युक्त जो है उसमें कारतूस में उस पर लगाए हुए थे जो उसकी परत थी, जिसके वजह तत्कालीन कारण माना जाता है 1856 में ये एनफील्ड राइफल भारत में आया।
अब इसकी जो है खबर धीरे धीरे फैलती कैसे है, ये कैसे भारतीयों को जानकारी होती है। तो सबसे पहले जनवरी 1857 में, जनवरी 1857 में जब कारतूस जा रहे थे बैलगाड़ी पर लाद करके, तो एक जगह गड्ढा आया और बैलगाड़ी का जो है टायर फंस गया, और टायर फंसने के बाद वो कारतूस जो है वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद चर्बी होने की वजह से वहाँ पर देखिएगा कि कुत्ते जो है वो धीरे धीरे चाटना और खाना शुरू कर दिए, क्योंकि कुत्ते मांस खाते हैं। हालांकि जब यह पता चला कि आखिर कुत्ते प्लास्टिक तो खाएंगे नहीं, कुत्ते क्या खाएंगे, तो मांस खाएंगे, तो अब वहाँ से धीरे धीरे यह सुलगना शुरू हो गया कि हो ना हो इसके ऊपर अंग्रेजों की एक चाल है, यानी एक चमड़ी का प्रयोग, जो चर्बी लगा हुआ है किसका, गाय और सुअर का, वहीं से इस चाल को समझा गया। और यह जो घटना हो रही है यह कहाँ पे, तो सबसे पहले जनवरी में दमदम क्षेत्र में यह घटना होती है। और दमदम में सबसे पहली जानकारी होती है, दमदम कहाँ का क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में दमदम में यह घटना घटित होती है, और इसके यहाँ से जो है जानकारी फैलता है कि किस तरीके से कारतूस पर जो है चर्बी युक्त चमड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद धीरे धीरे यह आग की तरफ फैलना शुरू हो गया, और फरवरी महीना 1857, फरवरी 1857 पश्चिम बंगाल का ही एक और क्षेत्र है बहरामपुर, यहाँ पर यह सूचना पहुँचती है कि इस चर्बी या ये जो एनफील्ड राइफल का कारतूस है इस पर चर्बी लगा हुआ है, इसका प्रयोग नहीं करना है। इसी तरीके से मार्च 1857 यह पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र है। यह घटना, यह जो है सूचना कहाँ पहुंच जाता है, बैरकपुर में, और बैरकपुर में ही एक छावनी है, नाम है उसका, उस छावनी का नाम है आप देखेंगे 34वीं रेजिमेंट है। यानी बैरकपुर में जो सेना की अलग अलग छावनी है, उस छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सेना है, जिनका नाम है आप देखेंगे कि इनका नाम मंगल पांडे, नाम आपको पता होगा कि 34वीं रेजिमेंट के सेना है मंगल पांडे सैनिक। मंगल पांडे ने जब पूछा अपने सेनापति से कि लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूडसन से पूछा कि क्या इस कारतूस में क्या चर्बी युक्त ये लगाया गया है, तो उन्होंने झूठ बोला, यानी बताया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इन्होंने खुफिया जानकारी से पता लगा लिया कि इस जो चर्बी लगाया गया है इसमें वास्तविक बात है कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाया गया है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जब जैसे ही जानकारी हुआ कि लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूडसन ने हमसे झूठ बोला है, इन्होंने तुरंत अपना राइफल निकालते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं 29 मार्च 1857 को। यहाँ से क्रांति की बिगुल फूट जाती है। यानी मंगल पांडे सबसे पहले एक ऐसे सैनिक है जिन्होंने अंग्रेजों को मारने का काम किया। इस 1857 की क्रांति का प्रथम शुरुआत यहीं से होती है। तो आपको ध्यान देना है कि 29 मार्च 1857, यह डेट ध्यान रखना है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने किनकी हत्या कर दी, तो लेफ्टिनेंट बाग, यानी बाघ की तरह जो था अंग्रेज, उसकी हत्या कर दिए लेफ्टिनेंट बाग की, और सर्जेंट ह्यूडसन की हत्या कर देते हैं। और इसके बाद इस हत्या के आरोप में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके तुरंत 8 अप्रैल मार्च में यह घटना घटित होती है और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि यह घटना पूरे भारत में नहीं फैले, लेकिन ये दबाने का प्रयास किए और यहाँ दबा नहीं। यही 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई और 34वीं रेजिमेंट जो थी इसको भंग कर दिया गया। यानी यह 34वीं रेजिमेंट की सेना को इतर बितर कर दिया गया, अलग अलग ये रेजिमेंट ही समाप्त कर दिया गया। अब यह जो है इसने दबाने का प्रयास किया और यह दबा नहीं, यह फैलते चला गया। और इसके बाद 10 मई 1857 की घटना फिर मेरठ में होती है। मेरठ में क्या होती है, जब प्रे करने के लिए रविवार का दिन था 1857 10 मई, सभी अंग्रेज जितने सेना थे वह सभी अंग्रेज सैनिक रविवार के दिन चर्च में गए थे प्रे करने के लिए। इस समय क्या हुआ कि भारतीय कैदी जितना जेल में बंद थे उस सभी कैदियों को आज़ाद कराकर, और जितना मेरठ में सेना थी भारतीय सेना, वो सारी सेना, चूंकि अवध की ही सेना थी,
और अवध हमेशा से ये चाहता था कि कब ऐसा वक्त आए कि हम अंग्रेजों से एक युद्ध छेड़े। और उसके बाद वहीं से क्या होता है कि जिस वक्त अंग्रेजी अधिकारी सब लोग चर्च में प्रे कर रहे थे, उस वक्त यहाँ से 10 मई 1857 को इन लोगों ने मेरठ में सेना का एक विद्रोह कर देते हैं और कैदियों को, भारतीय कैदियों को आज़ाद कर यहाँ से चल देते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। 10 मई 1857 को यहाँ क्रांति होती है मेरठ में, और मेरठ के सैनिक अब चल देते हैं दिल्ली की तरफ कि अब हमारा जो है शासन कौन चलाएगा, तो दिल्ली के बादशाह चलाएंगे, जैसे मुगल बादशाह का शासन भारत में चल रहा था। तो यही 1857 10 मई को यहाँ से मेरठ के सैनिक यहाँ से चल देते हैं और दिल्ली पहुँचते हैं 11 मई को। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली पहुँचकर बादशाह के किले के सामने खड़े होते हैं। बादशाह जब देखते हैं कि बहुत बड़ी सेना की भीड़ हमारे ऊपर आई है, क्या हमको मार देगी। अब बादशाह सलामत जो थे बहादुर शाह जफर, इन्होंने दरवाजा को बंद करा दिया और दरवाजा बंद कराने के बाद अब वहाँ से सेना चिल्ला रही है बाहर से कि आप बादशाह सलामत, आप दरवाजे को खोलिए, हम आपकी हत्या करने नहीं आए हैं बल्कि अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे हैं। हम लोग युद्ध की तरफ बढ़े हुए हैं। और इस क्रम में देखिएगा कि यहाँ पर बादशाह को जो है ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर हमला कर दिया जाए। तो इस वक्त ये लोग बहुत संतावना दिए, फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। अंत पाकर जो बहादुर शाह जफर के किले के अंदर जो छक्का थे, जिसको कहते हैं छक्का जो थे, आप कह सकते हैं वो लोग जो थे यानी हिजरा स्वभाव में आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। अब समझिए कि मुगल बादशाह जब अकबर और शाहजहां का समय था, ये उस टाइप का ब्लड इनमें नहीं है और इन्होंने दरवाज़ा खोलने से मना किया, तो जिसमें हिजरों ने वो दरवाज़ा खोला था। अब दरवाज़ा खोलने के बाद यहाँ पर बहादुर शाह जफर से एक वार्ता होती है या मेरठ के सैनिकों के बीच कि बहादुर शाह जफर, हम आपको प्रधान नियुक्त करते हैं, आप भारत की सत्ता का संचालन करिए। भारत की सत्ता संचालन करने के लिए बहादुर शाह जफर को जो है प्रधान नियुक्त किया गया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया 12 मई 1857 को। हालांकि बहादुर शाह जफर का एक वास्तविक शासक इनका सेनापति जो था बख्त खां के नेतृत्व में चल रहा था। चूंकि बहादुर शाह जफर वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, और इनका सेनापति कौन थे, बख्त खां। तो बख्त खां के नेतृत्व में पूरे दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया मेरठ के सैनिकों के द्वारा। और दिल्ली क्षेत्र में 1857 की जहां पर भी देखिएगा अंग्रेज होंगे, उन सबको मारकर भगाने का प्रयास किया गया। हालांकि यह ज़्यादा दिनों तक अधिकार नहीं रहा, यहाँ तुरंत अंग्रेज अधिकारी आते हैं और इसको जो है दिल्ली को स्वतंत्र करा लेते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ स्वतंत्र कराएंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि यही जो आंदोलन धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों में बढ़ जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर मैप पर चर्चा करें तो यह बंगाल के क्षेत्र है और यही बंगाल के क्षेत्र में सबसे पहले दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर, और इसके बाद धीरे धीरे मेरठ में होता है। मेरठ के बाद कहाँ चला जाता है, दिल्ली में, और दिल्ली के बाद देखिएगा दिल्ली के बाद आ जाता है ग्वालियर में, झांसी में। आप देखेंगे कि कई ऐसे क्षेत्रों में हो जाता है। बिहार के क्षेत्र में, बिहार में स्पेशलिस्ट जो जगदीशपुर के जमींदार जो थे, उनके द्वारा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्रोह किया गया 1857 की क्रांति। आपको पता होगा। तो ये जानकारी हम लोग अगले स्लाइड में एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में किस राजा और किस जमींदार के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया और उनको दबाने के लिए अंग्रेज कौन कौन से अधिकारी आए थे और किस तरीके से दबाया गया। अगले चार्ट और अगले स्लाइड में मिलते हैं। धन्यवाद। पुश करो जी। पुनः स्वागत है हमारे अगले स्लाइड में, और हम आज समझेंगे, इस समय समझेंगे कि 1857 की क्रांति जो हुई थी भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ था, कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्रों में उसका नेतृत्व, भारत के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था।
तो और इसको दबाने का काम कौन अंग्रेज अधिकारी थे और उसका परिणाम क्या निकला वह भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब दिल्ली पर अधिकार हो गया तो दिल्ली का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, बहादुर शाह जफर, जिसके सेनापति जो थे बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। तो उस समय अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर हडसन और निकोलसन आते हैं। हालांकि हडसन की मृत्यु हो जाती है और निकोलसन जो है यह क्या करते हैं, इसको दबा देते हैं। यानी दिल्ली के जो क्रांति हुआ था वहां उसको दबाने का काम किसके द्वारा हुआ, निकोलसन के द्वारा। और इसके बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उनको रंगून भेज दिया जाता है। रंगून जो है काले पानी की सजा दिया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा काले पानी की सजा के लिए रंगून भेज दिया जाता था और वहीं 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताएंगे कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में, किस समय हुआ था, 1862 में। कारण कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था और इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। उसके बाद यहाँ से मुगल बादशाह जो है समाप्त हो जाते हैं, अब कोई मुगल बादशाह नहीं रहता है। इसके बाद देखिएगा कि बख्त खां जो है इनको भी जो है फांसी दे दी जाती है। बख्त खां को फांसी दे दी गई और 1862 में 1862 में इनकी मृत्यु होती है रंगून भेजने पर, और वहीं बीमार पड़ने के बाद वो जो है मर जाते हैं बहादुर शाह जफर। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ क्षेत्र की। तो लखनऊ में इनका यानी 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व जो कर रही थी वह थी बेगम हजरत महल। ये बेगम हजरत महल जो थी अवध के जो विलय किया था और अवध के शासक जो थे उस शासक की विधवा बेगम थी बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में यह क्रांति का जो है नेतृत्व किया जा रहा था। हालांकि हजरत बेगम महल जो थी ये थी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन सैनिकों को प्रोत्साहन देने के लिए बीच बीच में वो हाथी पर बैठ कर आती थी और सैनिकों का मनोबल बढ़ाती थी कि तुम सब क्रांति करो, हम तुम्हारे साथ है। तो यह बेगम हजरत महल, इनको दबाने का काम यानी यहाँ के विद्रोह को दबाने का काम कौन अधिकारी किए, तो कैंपबेल ने किया। यानी कैंपबेल ने लखनऊ की क्रांति को दबाने का काम किया। और इसके बाद बेगम हजरत महल गिरफ्तार नहीं होती है, यह स्वयं भाग चलती है, नेपाल चली जाती है और वहीं नेपाल चली गई और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं मिलता है। तो बेगम हजरत महल कहाँ नेतृत्व कर रही थी, लखनऊ में। लखनऊ क्रांति का जो है दबाने का काम किसने किया, कैंपबेल ने। और यह कहाँ चली गई, तो नेपाल चली गई। इसके बाद देखिएगा कानपुर क्षेत्र में नाना साहब के नेतृत्व में क्रांति का जो है नेतृत्व किया जा रहा था। यानी नाना साहब जिनको धोंधू पंत कहा जाता है। सवाल बनता है कि नाना साहब को क्या कहा जाता है, धोंधू पंत। तो धोंधू पंत के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। और यही जो देखिएगा कि नाना साहब चाहते थे कि हमारा इनका जो ये इनका एक विचार था कि हमारा उत्तराधिकारी यानी कानपुर का शासक जो है हमारे बाद हमारा एक दत्तक पुत्र बने। मतलब इनका कोई पुत्र नहीं था नाना साहब का, और यह एक गोद लिए थे। गोद जिनको लिए थे वह थे बाजीराव द्वितीय। यह बाजीराव द्वितीय ये किनसे संबंधित है, तो मराठा सरदार से संबंधित है। और मराठा सरदार के अंतिम शासक जो थे बाजीराव द्वितीय, और बाजीराव द्वितीय को ही चाहते थे कि यह कानपुर का शासक बने। यानी इसके लिए यह 1857 की क्रांति में कूद पड़े थे और युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। हालांकि इनको दबा दिया गया, किसके द्वारा, कैंपबेल के द्वारा। और फिर नाना साहब की हत्या हो जाती है कैंपबेल के द्वारा ही। इन्हीं के साथ लड़ रहे थे तात्या टोपे, साथ में लड़ रहे थे। तात्या टोपे का नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग, ये साथ लड़ाई कर रहे थे। जब इनकी हत्या हो जाती है तो यह तात्या टोपे भाग निकलते हैं और चले जाते हैं ग्वालियर, और ग्वालियर में लड़ाई को आरंभ रखते हैं। इसके बाद देखिएगा यह ग्वालियर क्षेत्र में वहाँ पर लड़ाई आरंभ रखते हैं छिपे हुए अवस्था में। हालांकि यह जहाँ छिपे थे इनका ही एक मित्र है मान सिंह। मान सिंह ने इनके साथ विश्वासघात कर लिया और विश्वासघात करके ग्वालियर में ये तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा लेते हैं। तो इसके बाद जो है तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर कानपुर और ग्वालियर में जो युद्ध चल रहे थे अंग्रेजों के बीच में, वह युद्ध यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। इसी तरीके से झांसी के क्षेत्र में
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये नाम आपने सुना होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि हमारा एक दत्तक पुत्र हमारा उत्तराधिकारी बने। हालांकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति थे गंगाराव, और गंगाराव की मृत्यु हो जाने के बाद यह विधवा उनकी थी, गंगाराव की विधवा थी लक्ष्मीबाई, और चाहती थी कि हमारा दत्तक पुत्र दामोदर राव हमारा उत्तराधिकारी बने। हालांकि हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी चाहता था कि यहाँ जहाँ पर जिस राजा का कोई उत्तराधिकारी, राजा का कोई पुत्र नहीं है, उस क्षेत्र को क्या कर लिया जाए, अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया जाए। तो यहीं पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को जो है ये बनाना चाहती थी, जबकि इसके वजह से 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई यहाँ पर कूद पड़ी। और इसके बाद इनको जो है दबाने का काम किसने किया, सर ह्यूरोज ने कहा। और यहीं पर इसने ह्यूरोज ने यह भी बात कहा कि भारत में एक महिला के रूप में अगर कोई मर्द है तो वह है रानी लक्ष्मीबाई, जो अंतिम समय तक लड़ती है और अंतिम समय तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सवाल बनता है कि झांसी में 1857 की क्रांति को दबाने के लिए कौन अंग्रेज सेनापति था, तो सर ह्यूरोज थे, ध्यान रखना है। और झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र किसको बनाना चाहती थी, तो ये था दामोदर राव, याद रखना है, ये दामोदर राव को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। इनका स्पेशल एपिसोड हम झांसी की रानी से संबंधित वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा विस्तार समझाएंगे कि कैसे झांसी की रानी अंग्रेजों के साथ लोहा लेती हैं और अंतिम समय में घोड़ा जो है उनका जब नाले को नहीं टप पाता है तो पकड़ी जाती है और वीर गति को प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं बिहार क्षेत्र में। बिहार क्षेत्र के जगदीशपुर के एक जमींदार है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, ये लोग देखिएगा, ये अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे, लेकिन वीर कुंवर सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो बिहार और साथ साथ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी अंग्रेजों के साथ लोहा लिए। तो यह बिहार में तो युद्ध कर ही रहे थे और साथ साथ उत्तर प्रदेश में देखिए कानपुर तक जाते हैं और वहां से लड़ते हुए पुनः आते हैं बिहार में, और सभी अंग्रेजों को धूल चटाने का काम वीर कुंवर सिंह करते हैं। और इन्हीं के द्वारा धूल चटाने के बाद अंतिम समय में यहाँ का जो नेतृत्व कर रहे थे विलियम टेलर, अंतिम समय में उनको गोली लग जाती है बाह पर और अपना बाह काट देते हैं, गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मैं अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरूंगा, और अंतिम समय में जो है वह वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बाबू कुंवर सिंह। वही पटना में एक पुस्तकालय चलता था, उस पुस्तकालय का जो है पीर अली का पुस्तकालय था, और पीर अली भी इस युद्ध में शामिल था। कहीं ना कहीं वीर कुंवर सिंह के समर्थन के लिए इन्होंने जो है बिहार में, आप देखिएगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे पटना क्षेत्र में। यदि जगदीशपुर पूछ दे तो बता देना है वीर कुंवर सिंह को, उसके बाद अगर पटना पूछ दे तो बताना है पीर अली को। इसके बाद बताएंगे यह विलियम टेलर यहाँ नेतृत्व कर रहे थे, यानी अंग्रेजों की सत्ता के तरफ से। इसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद क्षेत्र में। इलाहाबाद आज प्रयागराज के नाम से प्रख्यात है। तो इलाहाबाद में लियाकत अली यह 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान रखना है, इलाहाबाद में कौन थे, लियाकत अली 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और इस समय जनरल नील ने इस विद्रोह को दबाया और लियाकत अली जो है पकड़े जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बरेली क्षेत्र में। बरेली क्षेत्र में खान बहादुर खां यह नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति, यानी 57 की जो क्रांति थी वहां हिंदू के साथ साथ मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। कारण क्या था कि भारत में सभी लोग अंग्रेजों से एकदम त्रस्त आ चुके थे। कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण होना या राजनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना, या आप देखेंगे कि सेना के ऊपर जो है धर्म परिवर्तन कराने के लिए कारतूस में चर्बी युक्त जो है चमड़ी का प्रयोग करना, इसके लिए भारत के कई क्षेत्रों में इन्होंने बिगुल फूंक दिए थे। हालांकि यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी हमारे भारतीयों के द्वारा एक मिस्टेक होता है, गलती क्या होता है कि जो जहाँ का राजा है वहीं के लिए लड़ रहा था, पूरे भारत के लिए नहीं लड़ रहा था, इसलिए यह विद्रोह जो है कई जगह दबा दिए गए। अगर पूरे भारत में होता, यही चीज देखेंगे कि यह दक्षिण का जो क्षेत्र था, दक्षिण क्षेत्र 1857 की क्रांति का हिस्सा नहीं था। यही आप देखिएगा कि ऊपर जम्मू कश्मीर का भी क्षेत्र जो दिखेगा यह भी क्रांति का हिस्सा नहीं था, सिर्फ बीच में ही जो है वह क्रांति का हिस्सा बना।
इसलिए भी यह क्रांति असफल हो गया। और यह भी कारण था कि सब लोग अखंड भारत के लिए नहीं लड़ रहा था, सिर्फ कोई लड़ेगा तो कोई झांसी के लिए लड़ेगा, कोई लखनऊ के लिए लड़ेगा, कोई कानपुर के लिए लड़ेगा, कोई बिहार के लिए लड़ेगा। इसके वजह से भी देखिएगा कि 1857 की जो है क्रांति धीरे धीरे जो है अलग अलग क्षेत्रों में समाप्त होना शुरू हो गया, यानी धीरे धीरे उसका जो है असफल हो गया। यही उसमें देखिएगा, इसमें एक दो और पॉइंट ध्यान रखना है कि मथुरा में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो देवी सिंह 1857 की क्रांति नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर यह नहीं पूछता है कि किस अंग्रेजों के द्वारा दबाया गया। अब यहाँ छोटे छोटे क्षेत्रों में कोई सेनापति नहीं, सिर्फ अंग्रेज के ही छोटे छोटे अधिकारी ही इसको दबा देते हैं। गोरखपुर में देखिएगा गजाधर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर 1857 की क्रांति जो है नेतृत्व किया जा रहा था, जबकि राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल ये दो भाइयों के द्वारा जो है यह नेतृत्व किया जा रहा था राजस्थान में। तो एकदम कंठस्थ हो गया होगा। एक बार और लेके चलेंगे, केवल नेतृत्व कहाँ हो रहा था इसको ध्यान। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में मिलान करने के लिए पूछ देता है कि बताइए 1857 की क्रांति स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दे देता है, और उसमें बताइए मिलाने के लिए कि कौन कहाँ नेतृत्व कर रहे थे। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहब जिसको धोंदू पंत कहेंगे, ग्वालियर में तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, और वही आप देखेंगे पटना में पीर अली और इलाहाबाद में लियाकत अली, वही बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खान, जबकि मथुरा देवी सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह, और राजस्थान की बात आएगी तो एक दयाल करके आएंगे, हरदयाल और जयदयाल, हरदयाल और जयदयाल। इस तरीके से भारत के कई ऐसे क्षेत्रों में यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया और सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा इसको दबा दिया गया। कई अंग्रेजों की भी नुकसान हुई और भारतीयों का भी नुकसान हुआ, और इस तरीके से यह युद्ध जो है धीरे धीरे विराम अवस्था में चला गया, और इसके बाद सीधे ब्रिटिश सत्ता के हाथों भारतीय सत्ता चली जाती है। और उसके बाद 1858 का अधिनियम आता है, जिसके अंतर्गत जो है यह सत्ता जो है क्राउन के अंतर्गत आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। और वहीं पर 1858 में देखिएगा कि एक वायसराय पद आ जाता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य भारत का हेड होगा। और इस तरीके से इसका परिणाम देखिएगा बहुत ही भयावह हुआ, और यह जो है एकदम असफल हो गया। मिलते अगले क्लास के वीडियो के साथ, और अगला क्लास का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई क्वेश्चंस बनता है या आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इससे संबंधित हमें कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।